प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है। जितने भी पब्लिक सेक्टर के इस्टेब्लिशमेंट हैं, सभी को प्राइवेट करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिसके लेकर के कई तरह के लेबर एक्ट में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, ताकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको प्राइवेट सेक्टर के रूप में इस्टेब्लिशमेंट को चलाने में सुविधा हो सके। आप देखेंगे कि हाल के दिनों में जो पहले बहुत सारे लेबर एक्ट हुआ करते थे, जिसके तहत हम जो ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, चाहे वो ट्रेड यूनियन राइट्स या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत किसी भी इशू को एक विवाद के रूप में श्रम न्यायालय में ले जाने की जो हमारी अधिकार था उस पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। ऐसे में ट्रेड यूनियन की एक भूमिका जो है वो और भी बढ़ जाती है। हमें और भी अधिक संगठित होकर के सरकार की श्रम विरोधी नीतियों का विरोध करना है। इसी बाकी जो आरआरबीज के लोग लेकर के जो सबसे बर्निंग प्रॉब्लम आ रहा है वो इसके एमलगमेशन या मर्जर कर लेकर के है ना। ये पोस्ट ऑफिस में इसको मर्ज करने का एक प्रपोजल नीति आयोग के तरफ से दिया गया है, लेकिन अभी ये प्रपोजल के स्टेज में ही है। इसका कंसिडरेशन पेंडिंग है ये गवर्नमेंट के लेवल पर, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या इस पर रुख होगा अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर बात क्लियर है कि जो नीति आयोग है यह गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है, उनके नुमाइंदे ही उस नीति आयोग में बैठते हैं। तो वैसी स्थिति में यह उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट के इशारे पर ही उनके द्वारा प्रपोजल दिया गया है। लेकिन इस पर अभी विरोध भी जारी है। जितने भी ग्रामीण बैंक में ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं वे सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सारे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वह मतलब 15,000 करोड़ रुपए का लॉस में चल रहा है। वैसी स्थिति में ग्रामीण बैंक का जो स्थिति है काफ़ी हद तक मतलब अच्छी स्थिति में है और आने वाले दिनों में और भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। तो वैसे में फिर एक बार पोस्ट ऑफिस के साथ भी इसका मर्जर होगा तो फिर इसके सेहत पर एक अलग तरह का असर आएगा और उससे उबर पाना शायद मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग ट्रेड यूनियन के लेवल से इस मर्जर का हम लोग विरोध करते हैं। और बाकी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में भी आप देख रहे हैं कि मर्जर लगातार हो रहे हैं। नंबर्स ऑफ बैंक वहाँ भी कम करने की बातें चल रही हैं, 5 से 6 बैंक रखे जाएंगे, तो उसका भी विरोध हो रहा है ट्रेड यूनियन लेवल पर, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो पाती है। पहले भी कई प्रपोजल्स आए थे जो कि गवर्नमेंट ने अपने सारे कर ही दिया है। तो यह गवर्नमेंट क्योंकि इस मर्जर के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन का दरवाज़ा खोलना चाहती है। एक्चुअली इसका सोच ये है कि जैसे ही बैंकों का मर्जर होगा, नंबर ऑफ बैंक कम होंगे तो उसको बेचने में सुविधा होगी। अभी अधिक बैंक रहेंगे तो बेचने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो इसलिए करके बड़े बड़े बैंक के रूप में बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं तो बैंक को खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मर्जर जो है ये गवर्नमेंट का एजेंडा अंदर से हिडन जो मामला है वह प्राइवेटाइजेशन का है। तो इसको लेकर के भी आप देखेंगे कि जो मर्जर है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। आपने यह भी देखा होगा कि हाल के दिनों में जो मर्जर जिस बैंकों में हुआ है
वहाँ पर स्टाफ को निकालने के लिए वीआरएस का सहारा लिया जा रहा है या अदर तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे रिक्रूटमेंट को चेक कर दिया जा रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस को कम कर दिया जा रहा है। तो ये सारे चीज जो है तो बैंक के एम्प्लॉय के हित में नहीं हो रहा, इसलिए मर्जर का तो विरोध करना ही चाहिए। लेकिन तब है कि सरकार सुन नहीं रही है। सरकार अभी एक तरह से इतना ज्यादा मेजोरिटी में है क्योंकि अब उसको कोई अंकुश लगाने वाला भी नहीं। पहले एक राज्यसभा में भी मामला आता था कि राज्यसभा में कोई बिल को पास कराना कठिन होगा, लेकिन वह भी स्थिति अब नहीं है। अब धीरे धीरे राज्यसभा में भी उनकी पकड़ हो गई है। तो ट्रेड यूनियन को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि ताकि आप मतलब अपनी बात को इतने दबावपूर्ण ढंग से रख सकें कि सरकार आपके आगे झुक सके। तो उसके लिए नीचे स्तर से ही इस ट्रेड यूनियन के नींव को मजबूत करना होगा। आज मान लीजिए जो हम लोग हैं तो नीचे स्तर के ट्रेड यूनियन है, ये जो यूनिट है हमारा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का, तो इसमें हमको अपना मजबूत करेंगे तभी जाकर के हमारा AIBA एपेक्स लेवल पर मजबूत हो सकता है। तो इसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज है आज हमारा जो JRGBEA है, इस संगठन को हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं। लोकल लेवल पर आपका जो शोषण हो रहा है एक तरफ से क्लरिकल कैडर का, आज देखते होंगे एक तरफ रिक्रूटमेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, पिछले साल भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई वैकेंसी नहीं दिया गया। इस साल भी नो वैकेंसी की बात की जा रही है ना। ऊपर से अभी जैसे वैकेंसी प्रमोशन का जो निकाला गया 50 क्लर्क का प्रमोशन अगर स्केल 1 में हो जाएगा तो आज फिर आपकी संख्या घट जाएगी। वैसी स्थिति में आने वाले दिनों में आज जितना वर्कलोड आप झेल रहे हैं कहीं उससे अधिक वर्कलोड झेलना पड़ेगा। तो ये मतलब मैनेजमेंट का जो शोषण का रवैया है, इसको हमको कहना है कि भाई आप रिक्रूटमेंट के दरवाजे को क्यों बंद किए। जब मित्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आप मैन पावर को प्लानिंग करना है, हम कुछ दूसरी बात आपसे नहीं जानना चाहते। जब मित्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आप मैन पावर की प्लानिंग कीजिए, आपका जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है वही वैकेंसी होगा। और उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए 2 तरीके हैं, एक प्रमोशन देना होगा और मैसेंजर से क्लर्क में, और दूसरा है कि आप डायरेक्ट क्लर्क में रिक्रूट करें। लेकिन मैसेंजर से क्लर्क में प्रमोशन वो भी आप चेक कर दी हैं, वो भी प्रमोशन नहीं हो रहा, उसके भी दरवाजे बंद कर दिए गए। तो यह एक तरह से हमारे जो क्लरिकल कैडर हैं उनके ऊपर शोषण पर शोषण हो रहा है। इस शोषण से निजात पाने के लिए संगठन को कहीं न कहीं आगे बढ़ करके अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त तो हम ये देख रहे हैं जो काम क्लरिकल कैडर के हैं उसको करने में कहीं पर हम लोग गुरेज नहीं है, लेकिन वैसे भी काम को कराया जा रहा है जो आज तक क्लरिकल लोग नहीं करते थे। तो उन सारे चीजों को मार्केटिंग का काम जैसे हुआ, और मार्केटिंग में क्रॉस सेलिंग के जितने सभी काम को काउंटर से कराने। आप जानते हैं कि आज हमारा बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं उसका मैंने नेट में स्टाफिंग पैटर्न क्या है, 1+1, अर्थात एक मैनेजर एक क्लर्क है। क्लर्क जो काउंटर में बैठता है, काउंटर में बैठना मतलब कैश को डील करना। कैश एक बहुत सेंसिटिव इशू रहता है, इसलिए उसको कभी भी कोई भी कॉमर्शियल बैंक में आज भी जा करके देख लीजिए कोई दूसरा जॉब नहीं दिया जाता, वह सिर्फ रिसीव और पेमेंट करता है, इसके अलावा उनके ऊपर कोई काम नहीं होता। लेकिन आप ग्रामीण बैंक में देखेंगे तो ग्रामीण बैंक में सारे काम कराए जा रहे हैं उसी काउंटर में। उनको मतलब क्रॉस सेलिंग के लिए भी जो सामने आपका कस्टमर आ रहा है उसको कन्विंस करना है कि आप पाई लीजिए, तो आप जीवन बीमा लीजिए, तो जीवन सुरक्षा लीजिए। तो ये सारी चीजों को आखिर मतलब कराने के लिए जो प्रबंधन इतना दबाव डाल रहा है, ऊपर से मतलब आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आखिर कब तक ये चलेगा। तो इसके लिए भी हमको लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा, तभी जा करके, क्योंकि जितनी चुप्पी आप साधेंगे उतना ही आपके ऊपर बोझ डालता जाएगा और ये स्थिति होगा कि लास्ट में
आपको बैंक छोड़ करके चले जाना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेड यूनियन का जो दायित्व है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त और शोषण की जो प्रकाष्ठा है उसको भी आप देखिए। जब झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बना तो हम ये उम्मीद करते थे, हमारे बहुत सारे साथी ये उम्मीद बनाए थे कि नहीं स्टेट बैंक से स्पॉन्सर हो रहा है, स्टेट बैंक में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बनने के बाद है ना बहुत सारी चीजों का कटलमेंट हुआ, खास करके क्लरिकल कैडर। सबसे बड़ी बात है कि जो कैश की अलावेंस जो बाइपाटाइट का एक पार्ट होता है, उस बाइपाटाइट के पार्ट के अनुसार हमको जब बैंक ऑफ इंडिया से हम स्पॉन्सर्ड थे तो कैश की अलावेंस के रूप में, हेड कैशियर अलावेंस के रूप में हमको 1280 प्लस DA/HRA मिलता था। लेकिन एक आदेश के तहत इसको बंद कर दिया गया और उस निरंकुश आदेश का भी कोई आधार नहीं, सिर्फ इस आधार पर कि वनांचल ग्रामीण बैंक के लोगों को ये चीज नहीं मिलता था इसलिए बंद कर दिया। लेकिन इसकी वास्तविकता जो है उसको आप देखेंगे तो समझेंगे कि जो हमारा की अलावेंसेस मिलता था वो बाइपाटाइट का एक पार्ट है। लेकिन उसमें जो सबसे मूल बात लिखी हुई है, आप बाइपाटाइट को पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि वह बात लिखा हुआ है कि यह जो है अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल। दैट मीन्स स्टेट बैंक में ये अलावेंस नहीं मिलता है। तब स्टेट बैंक के कैशियर को क्या मिलता है? स्टेट बैंक के कैशियर को इससे बेहतर अलावेंस मिलता है। वहाँ मिनिमम 3000 रुपये का कैश की अलावेंस दिया जाता है। तो ये एक चीज हुई। तो आप मैंने जब NIT अवार्ड हमको मिला था तो NIT अवार्ड में साफ साफ ये बात लिखी गई थी कि हमारा जो पे एंड अलावेंसेस होगा वह स्पॉन्सर बैंक के इक्विवेलेंट कैडर के बराबर होगा। दैट मीन्स मैंने हमारा स्टेट बैंक अगर स्पॉन्सर है और हमारे जो स्टेट बैंक के क्लर्क को मिलता है वो हमको मिलना चाहिए। ये NIT अवार्ड के परिभाषा के अनुसार हमारा एक बनता है अधिकार। चलो मान लीजिए कि इसको आप नहीं भी देते हो तो अब देखिए एमलगमेशन का जो आप नोटिफिकेशन हुआ है, गजट नोटिफिकेशन, उसको कभी आप अध्ययन करके देखिए। उसमें एक क्लाउज है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो बैंक का एमलगमेशन होगा तो उस एमलगमेशन होने के बाद एमलगमेशन से पूर्व जो अलावेंसेस मिलता था उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो उस स्थिति में यदि 1280 रुपया हमको उस समय मिलता था तो उसको जारी रखना पड़ेगा। तो दो तरह से है ये मामला, या तो हमको 1280 दीजिए और नहीं तो फिर स्पॉन्सर बैंक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके बराबर का जो अलावेंस है वो हमको दीजिए। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि आज स्टेट बैंक स्पॉन्सर्ड जो RRBs हैं उनकी संख्या जो है 13 है। उसमें से तो जितने भी RRBs हैं उसमें कहीं पर भी ये कैश की अलावेंस नहीं मिलता, तो कोई वहां लड़ाई भी नहीं लड़े। लेकिन हमारा केस अलग है, इसलिए हमको इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। तो इस मुद्दे पर भी आपको अपनी चर्चा करनी होगी। इसके अतिरिक्त हमारे मैसेंजर साथी लोग जो हैं उनको भी देखिए कि दफ्तरी अलावेंस धड़ल्ले से बंद कर दिया गया है। काम उनसे दफ्तरी का कराया जा रहा है लेकिन उनको दफ्तरी अलावेंस नहीं दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? तो इस अन्याय के विरुद्ध भी हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एक एमलगमेशन से पूर्व हम लोगों को ऑफिशिएटिंग अलावेंस मिलता था। आप देखिए उस ऑफिशिएटिंग अलावेंस को बंद कर दिया गया। क्यों भाई? तो स्टेट बैंक में नहीं मिलता था, वनांचल में नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? तो स्टेट बैंक में तो इतना स्टाफ है कि वहाँ ऑफिशिएटिंग कराने की जरूरत है। वनांचल ग्रामीण बैंक में भी यह स्थिति थी कि वहाँ पर मतलब 2-2 क्लर्क लगभग सभी ब्रांचेज में, तो वहाँ पर भी ऑफिशिएटिंग कराने का जरूरत नहीं पड़ता था। अब रही बात कि हमारा जो सेटअप है आज के डेट में भी अभी भी हमारे कई ब्रांचेस को सिंगल चला दिया जाता है, ऑफिशिएट करना पड़ता है।
ठीक है, मान लीजिए 1-2 दिन के लिए नहीं, लेकिन 7 डेज अगर हम करते हैं इन ए मंथ तो उसको देना पड़ता है। तो वो आज हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये बाइपाटाइट में ये प्रोविजन है, तो इसको रोकने का अधिकार तो इनको नहीं है। अभी मतलब इवन मैंने जिस दिन से इन्होंने रोका है उससे पहले का भी एरियर का भुगतान पेंडिंग है, उस भुगतान को भी ये नहीं किए हैं। एक नया मामला इधर और आया की अलावेंसेस, जैसे पहले आप देखे होंगे कि एक टेम्पोररी चार्ज में भी लोग रहते हैं और एक परमानेंट चार्ज। किसी को डेजिग्नेटेड है किसी ब्रांच के लिए, वो कैश में काम कर रहा है, उसके बाद उसको किसी ब्रांच में दूसरे को जाना पड़ रहा है या वो छुट्टी में जा रहा है, तो दूसरा आदमी वहाँ की अलावेंस की मतलब होल्ड कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो मतलब टेम्पोररी चार्ज में रहे उनका तो अधिकार बन गया कि उतना दिन अगर वो कर रहे हैं तो उनको की अलावेंस का प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए। तब अभी क्या सिस्टम नया लाया जा रहा है कि जितना दिन यदि टेम्पोररी वाला चार्ज में रहेगा तो परमानेंट वाले से पैसा काट दिया जाएगा। ये एक नया तरह का चीज आया। अब इस नया चीज में क्या है, इसमें मतलब आईडी एक्ट में एक प्रोविजन है। आईडी एक्ट क्या बोलता है, आईडी एक्ट का सेक्शन 9A है, उसमें यह स्पष्ट रूप से बोला गया है कि कोई अगर परमानेंट इनकम्बेंट है और उसको कोई अलावेंसेस मिलता है मंथली लेवल पर, तो उस व्यक्ति का अलावेंस को तब तक कोई कटलमेंट नहीं कर सकता है जब तक कि उसको 21 डेज का नोटिस पहले लिखित रूप में नहीं दिया जाएगा कि भाई आपको इस पद से हटाया जा रहा है। तो उस हिसाब से बिना माने इस तरह का नोटिस दिए, क्योंकि ये सर्विस कंडीशन का पार्ट हो जाता है। कोई भी आपका जैसे सैलरी होता है वो आपका सर्विस कंडीशन का पार्ट है, वैसी स्थिति में आप उसके किसी भी अलावेंस का कटलमेंट नहीं कर सकते। तभी एक मामला इस तरह का भी खास करके हमारा रांची रीजन में ये देखने को मिला। बाकी गिरिडीह में पता नहीं क्या स्थिति है, हजारीबाग में क्या स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन रांची में ऐसा मामला आया था। तो इस पर हम लोगों ने समस्या आ रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम अपने संगठन को इतना सशक्त बनाना होगा और मैंने थोड़ा सा इसको एग्रेसिव भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम ये सोचेंगे कि कोरोना काल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तब फिर हमारा ट्रेड यूनियन करने का जो उद्देश्य है वह निरुद्देश्य हो जाता है। तो हमको आज की इस बैठक में इन सारे मुद्दे पर एक निर्णय लेना होगा कि हमारा आगे का रणनीति इन चीजों के विरुद्ध में क्या हो सकती है, क्या हम अपने कर्मियों के हित के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पर हम लोगों को आज की इस बैठक में चर्चा करना है। तो हम चाहेंगे कि आप जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो अपने अपने विचार को यहाँ पर रखेंगे ताकि हम लोग एक ठोस निर्णय ले सकें। तो आज का मतलब मोटा मोटी मेरी ओर से ही संक्षिप्त रिपोर्ट है और मैं अपनी बातों को